सर आवाज नहीं आ रही आपकी। आ रही है आवाज। यस सर। एंड ट्रांसपेरेंसी। तो हमने आपको बताया था कि अकाउंटेबिलिटी किस पे बेस्ड होता है। ठीक है, यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, एंड इट इज मोर ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड। जो स्टैंडर्ड्स है उसको आपको मैच करना है। ठीक है, फिर जो आपका आउटपुट आता है उसमें आपको क्या रहती है, आपकी जवाबदेही भी रहती है। ठीक है, ये हमने आपको बताया था। तो इसमें हमने आपको लिखवाया था अकाउंटेबिलिटी इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस आंसरेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस आंसरेबिलिटी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप रिस्पॉन्सिबल हैं तो आप किसी पद, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही आपके पास। किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टू कैरी आउट द पर्टिकुलर ड्यूटी इन दैट पर्टिकुलर डोमेन। जैसे सिविल सर्वेंट की ड्यूटी होती है। ठीक है, उसे कैरी आउट करना होता है। लेकिन जो वो कैरी आउट करेगा या जो आउटपुट होगा, तो वो एक्शंस क्या रहे, किस तरह के रहे। ठीक है, राइट है, रॉन्ग है, रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग है, क्या कारण रहा। जो वॉइस नहीं आ रही है। तो वॉइस नहीं आ रही है। नहीं आ रही है सर। नहीं आ रही है। नहीं आ रही है सर। नहीं आ रही सर।
सर नहीं आ रही। हाँ सर। आ रही है आवाज? हाँ सर अब आ रही है। यस सर। तो सर 10 बार बोल दिया, आने दीजिए। बता रहे थे कि अकाउंटेबिलिटी के बाद हम रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर फिर चली गई। आ रही है आवाज? यस हाँ सर। सर। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया आपका अकाउंटेबिलिटी से। हमने फिर बात की थी ट्रांसपेरेंसी की। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इन द पब्लिक डोमेन। अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इन पब्लिक डोमेन। ठीक है, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अकाउंटेबिलिटी तभी एस्टैब्लिश कर पाएंगे जब ट्रांसपेरेंसी रहेगी प्रोसेस में। ठीक है, विदाउट अकाउंट मतलब अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी दोनों साथ साथ चलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख ही रहे हैं कि जैसे आपका मैंने आरटीआई का हो गया। ठीक है, हम बोलते हैं ना आरटीआई रिजल्ट्स इन, हमने आपको बताया था सेकंड आरसी ने क्या बोला, मास्टर की टू गुड गवर्नेंस। किस तरह से? क्योंकि ये अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी स्टैब्लिश करती है, या जो इसका प्रोसेस है। ठीक है, आप पीआईओ के पास जाते हैं, इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो होता है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, उससे आप क्या इंफॉर्मेशन लेने के लिए, तो वहाँ स्पेसिफिक नंबर ऑफ आवर्स दिए हुए हैं कि 48 आवर्स में, ठीक है, आपको सूचना मिलनी चाहिए जो आपने पाई है। और नहीं मिलती है तो फिर आप और हायर अथॉरिटीज पे जा सकते हैं, जिसका अल्टीमेट एंड क्या है, सीआईसी। ठीक है, तो सरकार वेरियस मेजर्स ले रही है। जैसे सबसे बड़ा मेजर क्या रहा आपका, अगर आप कह सकते हैं ई गवर्नेंस। ठीक है, जब से सरकार इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस लाई है, उससे क्यों लाई है? इसलिए लाई है जिससे कि वो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को स्टैब्लिश कर पाए। ठीक है, ई गवर्नेंस में आपका सबसे बड़ा प्रोग्राम कौन चल रहा है? डिजिटल इंडिया। ठीक है, डिजिटल इंडिया आपका चल रहा है ई गवर्नेंस के अंदर। नॉर्मली देखा जाए एडमिनिस्ट्रेशन में आपका
अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी कैसे स्टैब्लिश होती है? कैग से, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्या करता है? आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स, ट्रांजैक्शन अकाउंट्स को स्टडी करता है, या सरकार के जो रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स हैं उसका जो पूरा खाका है उसको देखता है ये। ठीक, किस तरह, कहाँ से पैसा आया और कहाँ गया। ठीक है, प्रॉपर्टी अपनाई गई है, नहीं अपनाई गई, या एक्स्ट्रावेगेंटली आपने खर्चा करा है खूब, अंधाधुंध खर्चा। ठीक है, तो ये स्टैब्लिश करता है कैग एज एन इंस्टीट्यूशन, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। और ये गाइड एंड फिलोसफर है किसको? पीएसी को, जो कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है। ठीक है, उसको रिपोर्ट, ये उसको रिपोर्ट करता है, उसको गाइड करता है। कमेटी भी क्या करती है? यही करती है, अकाउंट्स वगैरह का जो ऑडिट से रिलेटेड काम होता है उसको देखती है। ठीक है, तो उसमें सहायक का रोल कौन अपनाता है? ये कैग। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो आप हमारी लेजिस्लेटिव कमिटीज भी हैं, जैसे इकोनॉमिक्स कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ये सब भी आपका किसका काम कर रही हैं? अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी स्टैब्लिश करने का काम कर रही हैं। ठीक है, कैग जो है ऑडिट ही पूरा इसलिए होता है कि आप जिससे पारदर्शिता ला सके कामकाज में। अगर ऑडिट ना हो कंपनियों का तो क्या गोलमाल कर रही है, क्या झोल चल रहा है, कुछ ना पता चले हमें। ठीक है, तभी भी ऑडिट्स भी कभी कभी क्राफ्टेड होते हैं। ठीक है, रुपया वगैरह खिला देते हैं कि ये सब ना बाहर आए। ठीक है, डिटेल्स, टाइम सेविंग, एफिशिएंसी लाने के लिए कंपनी में ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना लग रहा कर सरकार कर्जे में, सरकार कह रहा कंपनी कर्जे में, पता ही ना चले कि इसका डेट कितना है। आप समझ रहे हैं? तो ये सब अकाउंट आपको अलग अलग स्वेज में दिखेगा। फिर आपने देखा है एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, या आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हो। ठीक है, एमजी नरेगा हो या हो पीआरआईस, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इसमें क्या होता है? आपका सोशल ऑडिट्स। सोशल ऑडिट किस लिए कराए जाते हैं? सोशल, नाम से पता चल रहा है सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, और ऑडिट करना मतलब पड़ताल करना एक तरह से, क्या चल रहा है। ठीक है ना, ऑडिटर्स आ रहे हैं, बोलते नहीं आपके फादर का सरकारी में ऑडिटर आ रहे हैं हमारे यहाँ, तो पड़ताल करना, जांच पड़ताल करना। तो सोशल ऑडिट ये एमजी नरेगा में होता है और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है, देखते हैं कि किस तरह से क्या प्रोग्रेस ऑफ वर्क रहा है। तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सोशल, या आप कह सकते हैं सोसाइटी, या जो स्टेक होल्डर्स हैं जो उससे असर हो रहे हैं, उनका यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है। तो अभी रिसेंटली देखा गया है कि रिपोर्ट भी आई है कि कि आपके सोशल ऑडिट है वो बहुत होते ही नहीं काफी स्टेट्स में। जैसे केरला जैसी एक स्टेट है साउथ इंडिया में, जहाँ पे सोशल ऑडिट बहुत हाई मात्रा में होते हैं, और उनको प्रैक्टिस किया में लाया गया है इन केस ऑफ योर एमजी नरेगा टू कर्ब द करप्शन। सोशल ऑडिट से पता चलना पैसा किसने खाया, कहाँ गया, खर्चा कहाँ हुआ, ये सब आपका करते हैं। ईआईए में भी होता है ये, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। वहाँ ऐसा सोशल ऑडिटर नहीं होता, वो सोसाइटी को इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में कि हम यहाँ पे प्लांट लगाने वाले हैं, इसका ये असर रहेगा। ठीक है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो डिफरेंट आपके इंस्टीट्यूशंस हैं। आरटीआई हमने आपको बताया, ई गवर्नेंस के आपको इंस्टीट्यूशंस बताया, जैसे अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी आए। ठीक है, जैसे आपका टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में हमने ई डिजिटल इंडिया लेके आए। ठीक है, फेसलेस आपका इनकम टैक्स फाइलिंग वगैरह। ठीक है, जिससे कि जो टैक्स का जो जो इंटरमीडियरी है, जो बीच में जो आता है, उसका एलिमिनेट कर सके। आपका जैम ट्रिनिटी हो गया, ये भी अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी को स्टैब्लिश करने के लिए। ठीक है, डायरेक्ट मिडिलमैन का हटा ही दो, मिडिलमैन को रास्ते से। मिडिलमैन मतलब जो वहाँ पे बिचौलिए थे, पीडीएस में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, बिचौलिए बेचारे जो अनपढ़ होते हैं उनसे पैसा वैसा लेकर, और मतलब मांगा 10 किलो, दे रहे हैं 5 किलो 6 किलो। ठीक है, तो आधार मोबाइल, उससे क्या रहता है? ट्रांसपेरेंसी आती है, किसको कितना अनाज मिला, किसको मिला या नहीं मिला, आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो देर आर होल लॉट ऑफ एग्जांपल्स जो आपको आप देख सकते हैं। जैसे ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी कैसे स्टैब्लिश करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करते हैं? जीआईएस में, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम सबसे बड़ा हथियार टेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है, जीआईएस होता है ना, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, टू गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग। फिर आपका स्कीमें कैसे इंप्लीमेंट होती है, उसके लिए सरकार पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम लेके आई है, एक ऑनलाइन प्रोग्राम, पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम। कि इस स्कीम में उन्होंने इतना पैसा दिया तो लास्ट माइल तक पहुंचा नहीं पहुंचा। अगर हमने स्वच्छ भारत के लिए सपोज 20 करोड़ रुपए दिए एक पर्टिकुलर गांव के लिए, टिहरी के लिए दिए गए, तो वहां पे स्वच्छ भारत वो लास्ट माइल तक 20 करोड़ का उपयोग किस तरह से हुआ? टॉयलेट बनी नहीं बनी, पानी आया नहीं आया, या सैनिटरी लगी या नहीं लगी, फिट हुआ नहीं हुआ, प्लस्तर हुआ नहीं हुआ दीवारों पे, 10 बहुत छोटे छोटे खर्चे भी रहते हैं। ठीक है, लोग वहां तक पहुंच पा रहे नहीं पहुंच पा रहे, तो वो सब इसके थ्रू ट्रैक होता है। पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, सरकार अपनी जो किस तरह से कर्मचारी काम कर रहे हैं उसके लिए बनाया सरकार ने पोर्टल प्रगति, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। नाम से बदल रहा है प्रोएक्टिव, ये दिक्कत आने से पहले आप प्रोएक्टिव है। आपको लग रहा है आपको बुखार आ सकता है रात को, आपने पहली गोली खा ली। आप समझ रहे हैं ना, आपने पहली खा ली, आया नहीं बुखार, आपने पहली खा ली, दिस इज प्रोएक्टिवनेस। ऐसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को प्रोएक्टिव होना बहुत जरूरी है, कि वो भाप जाए कि यार दिक्कत आ सकती है, पहली स्टेप ले ले।
कि साइक्लोन आएगा, ये नहीं कि साइक्लोन आने का इंतजार कर रहा फिर स्टेप ले रहा है। उसने प्रोएक्टिव लिखा है, उसने 2 दिन पहले ही सब बिल्कुल सब लाव लश्कर लेकर अपना जो भी सब तैयारी करनी थी सब रेडी है। 2 दिन पहले ही साइक्लोन दे रहा वार्निंग में कि आएगा 26 को, उसने 23 को ही रेडी कर लिया सब मामला। आप समझ रहे, प्रोएक्टिव रहा है। प्रोएक्टिव मतलब आप भाप जाते हैं कि दिक्कत आ सकती है, उस हिसाब से लेते हैं। तो ये सब है प्रोएक्टिव, ऐसी उमंग है। यूनिफाइड मोबाइल ऐप फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है, जो सरकार इनिशिएटिव ले रही है, क्यों ले रही है सब? ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, बतेरे सारे इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, अब हम वीआरएस लेके आ रहे हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट, जिनको नहीं काम करते उनको भगाओ वहां से, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश नहीं हो पा रही उनकी। ठीक है, आप समझ रहे हैं, अकाउंटेबल नहीं है ना वो, या वो काम नहीं कर रहे हैं ढंग से। तो ये सब चीजें हम कर रहे हैं आपके, काफी सारे एग्जाम्पल बता दिए आपको हमने। तो लास्ट बताओ हमने क्या लिखा था? हाँ ठीक है, और जैसे आपका जो ई गवर्नेंस है, जितने सब ये पार्ट है ई गवर्नेंस का पार्ट है ये। अब आपको ये ध्यान रखना है, एग्जामिनेशन में कभी भी आपको जो वो लेना है वो आप लिखते हैं पॉइंट। ये एक पॉइंट नहीं है, ये एक एक, ये सॉरी अलग अलग पॉइंट नहीं है, ये एक ही है। ठीक है, किसका पार्ट है ये सब? ये सब पार्ट है ई गवर्नेंस का, ये आपको ध्यान रखना है। इट इज पार्ट ऑफ ई गवर्नेंस। ठीक है, तो वो पॉइंट आप ई गवर्नेंस ही है आपका एक पॉइंट। आप समझ रहे हैं, ई गवर्नेंस का ही ये सब पार्ट बनता है। एंड ई गवर्नेंस लीड्स टू एक आपका अच्छा एक है स्मार्ट गवर्नेंस। स्मार्ट क्या होती है? सिंपल। ठीक है, सिंपल हो गई, ये सब जो इनिशिएटिव ले रहे हैं जैसे सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ऐसे वर्ड इस्तेमाल करेंगे तब आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। इसे बोलते हैं स्मार्ट गवर्नेंस। ई गवर्नेंस लीड्स टू स्मार्ट गवर्नेंस। ठीक है, सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड ट्रांसपेरेंट। ठीक, क्यों हंसी आ रही है मुझे बता दो। वो देख रही तुम्हें, वो भी हंस रही है पे, क्यों हंसी आ रही? ठीक है, लिखो अब नेक्स्ट, लास्ट क्या लिखा आपने? हाँ, द इंफॉर्मेशन मस्ट बी फ्रीली एक्सेस्ड and at the same time it must also be timely, and at the same time it must also be timely, comma relevant, and at the same time it must also be timely, comma relevant, comma accurate, comma accurate and complete, and complete, and at the same time it must be timely, relevant होनी चाहिए information, accurate होनी चाहिए, complete होनी चाहिए, for it to be used effectively, for it to be used effectively। इफेक्टिवली यूज करने के लिए ये सब ध्यान रखना है आपको। For it to be used effectively, right? In other words, a transparent regime is one. In other words, a transparent regime is one that provides accurate information. In other words, a transparent regime is one which provides accurate information about itself. In other words, a transparent regime is one which provides accurate information about itself, comma, its operations, about itself, comma, its operations, and the country as a whole. And a country as a whole. Full stop. It permits that information. And a country as a whole, full stop. It permits that information to be collected and made available. It permits that information to be collected and made available. To be collected and made available in a manner that is relevant to evaluation. In a manner that is relevant to evaluation. In a manner that is relevant to the evaluation. It is relevant to evaluation. ठीक है, नेक्स्ट लिखो। Right. In several instances, next point या next paragraph.
In several instances, the government or state, in several instances, the government or state can be the sole producer. In several instances, the government or the state can be the sole producer and repository of data. In several instances, the government or state can be the sole producer and repository. Repository मतलब उसका पूरा चिट्ठा रहता है डाटा का. With complete discretion on the manner. With complete discretion on the manner. With complete discretion on the manner, comma quality, and timing of dissemination. On the manner, comma, quality and timing of dissemination. Full stop. Dissemination, spread करना information. DISSEMINATION. Dissemination. Full stop. Hence the release of information. Alone is not itself enough. Hence the release of information alone is not in itself enough. Hence the release of information alone is not itself enough. Is not in itself enough to assess the transparency of a regime. To assess the transparency of the regime. सिर्फ इंफॉर्मेशन दे दी जाए उससे भी काम नहीं चलेगा, वो ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाता है, ये ध्यान रखना है आपको. The release of information alone is not in itself enough to ensure the transparency of a regime. Full stop. Regulation to enable transparency is critical. Regulation to enable transparency. Regulations होने चाहिए जिससे हम ट्रांसपेरेंसी को लागू कर सकें. Regulations to enable transparency is critical. Right? The flow of information is regulated by. The flow of information is regulated by. The flow of information is regulated by. The flow of information is regulated by laws, comma regulations. The flow of information is regulated by laws, comma regulations and procedures. And procedures. ठीक है, तो लॉज एंड रेगुलेशन रहते हैं आपके इंफॉर्मेशन फ्लो के, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपका राइट टू नो आपकी प्रोटेक्टेड होनी चाहिए. ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट देखो, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी में ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट. ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी में ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट. आपको क्या लगता है ट्रांसपेरेंसी जब आएगी तो उससे क्या क्या एस्टैब्लिश होगा एडमिनिस्ट्रेशन में? नहीं, आईटीआई तो है, और क्या ओवरऑल बड़ा इफेक्ट क्या आएगा? फिर वही मैडम, अकाउंटेबिलिटी तो है ही, वो तो बता ही रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी तो है ही, इससे और क्या होगा? हाँ, और क्या कर सकते हैं? हाँ, किस तरह से एफिशिएंसी आएगी? हाँ, और क्या असर पड़ेगा उससे एडमिनिस्ट्रेशन पे? हाँ, लोग ज्यादा पार्टिसिपेशन रहेगा लोगों का, और क्या होगा? और बड़ा एक मुद्दा होगा ना जिसपे असर पड़ेगा बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आने से. एडमिनिस्ट्रेशन किससे जूझता है हमारा ज्यादातर है? हाँ, ठीक है ना, तो करप्शन पे लगाम लगाएंगे हम. जब हम अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी स्टैब्लिश करते हैं तो करप्शन में आपको ध्यान रखना है, करप्शन पे हम लगाम कस सकते हैं. ठीक है ना, तो ये बहुत जरूरी है, आपको ध्यान रखना है कि करप्शन टैकलिंग के लिए ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी सबसे पहले जरूरी है. ठीक है ना, ये हम आपको बताया पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम क्यों ला रहे हैं, कि जो घूसखोर बैठे, मिडिलमैन बैठे हैं, या जैम ट्रिनिटी क्यों लाए, जो घूसखोर बीच में बैठे हैं, दलाल बैठे हैं. ठीक है, दलाल होते हैं ना, बिचौलिए, दलाल, ब्रोकर, मिडिलमैन, ये सब उनके पर्यायवाची हैं. ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो खा जाते हैं बीच में खाना.
ठीक है, खाना खा के वो अपना हिस्सा ले लेते हैं उसमें से, तो खाना पहुंच रहा नहीं पहुंचा लास्ट तक वो हमें पता चलेगा इन सब सिस्टम से, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी लाने से। पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम लाइक क्या है, पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम जो आपकी स्कीम्स को ट्रैक करता है कि फंड गया नहीं गया, वरना आप देखो ना, है तो चलो ये भी ढकोसला से हो क्या आ ही रहा होगा चेक, खाने पीने तो तब भी खाएंगे ही, लेकिन आपके लिए तो है ना ये एक मेजर ई गवर्नेंस में या डेटा इंडिया में कि भाई इससे वो स्टैब्लिश होगा क्या, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी, और करप्शन कम होगा। और आपका एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, याद होगा आपको, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जब आप पैसा सीधा अकाउंट में डालते हैं, डीबीटी। ठीक है, आपने सुना होगा डीबीटी का। क्यों डीबीटी लाना पड़ा हमें, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी स्टैब्लिश करने के लिए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डायरेक्ट अकाउंट में डाल रहा है बेनिफिशियरी के। डायरेक्ट बेनिफिट, बेनिफिट कौन है, बेनिफिशियरी, जिसके पैसा खाते में इसके पैसे जाना चाहिए। तो बोलते हैं ना डायरेक्ट, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2-2 हजार रुपए आ रहे, सरकार हाथ में जाकर थोड़ी दे रही है, तो सरकार थोड़ी कह रही गड्डियां भेज रही पहले देहरादून के जिले में, या सब किसान लाइन बना के आओ हम तुम्हें भेजेंगे, लो 2-2 हजार 2-2 हजार। सर वॉइस। अब आ रही है आवाज? यस सर। हाँ तो हाँ सर, पब्लिक, हाँ तो आ रही पब्लिक, है। तो हम ये क्यों चलाना पड़ रहा है हमें, जिससे स्कीम में जो खाने पीने वाले लोगों के बीच है वो, हाँ मैं बता था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2-6 हजार रुपए दे रहे हैं ना मोदी क्वार्टरली आपको, 3-4 महीने में मिल रहे हैं 3 बार। तो उसमें क्या क्यों दे रहे हैं ये कैसे दे रहे हैं, डायरेक्ट बेनिफिट। ठीक है, ऐसा नहीं कि गड्डियां आ गई पहले यहाँ पे सेंटर ने भेजी देहरादून में, अब यहाँ सब किसान आओ लाइन बना के हम तो देंगे 2-2 हजार रुपए किस्त में, वो सीधा खाते में जा रहे हैं उनके। इससे क्या हो रहा है, मिडिल मैन इरेज हो रहा है। ठीक है, जो बिचौली हैं वो खत्म हो रहे हैं, जो सरकार को पटवाने का पैसा खर्चा इतना, जो कॉस्ट ऑफ आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वो कट हो रहा है। ठीक है, तो सरकार ने क्या करा यार, जो जिला है उसने पूरा डाटाबेस बना के खाता तैयार करके जो जो एलिजिबिलिटी है वो सब पूरा करके तब उन्होंने उनका अकाउंट दिया, उसमें सबके पैसे डल रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या स्टैब्लिश हो रहा है, ई गवर्नेंस या डेटा इंडिया या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। आप समझ रहे हैं, बट ट्रांसपेरेंसी आ रही है बेसिकली देखा जाए तो, कि पारदर्शिता है कैसे फंड ट्रांसफर हो रहा है। अभी बहुत सारी सब्सिडीज हैं जहाँ सरकार डीबीटी नहीं कर रही है। ठीक है ना, अभी भी उसकी जरूरत है रैशनल, फिर हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर्स। रैशनलाइजेशन का मतलब है कि जहां ज्यादा खर्चा हो रहा है उसको कम करके जहां पर्टिकुलर में जरूरत है वहीं सिर्फ खर्चा करें। ठीक है, जिससे कि फंड का फ्लो बना रहे, तभी तो कैग वैग की जरूरत पड़ती है, वरना कौन पता लगाए सरकार कहाँ खर्च कर रही है। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड में बोल रहे हैं पारदर्शिता नहीं है। आपने सुना होगा रिसेंट, अब मैं करंट अफेयर की अगर बात करें, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का बहुत चल रहा है आज से खबर में। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी का इश्यू है, पता नहीं चल रहा किस पॉलिटिकल पार्टी को जा रहा है। ठीक है, कौन किसको दे रहा है कुछ नहीं, सब गोपनीय है, अकाउंट में डालो और एसबीआई का वो खुलते विंडो और उसमें आप दे सकते हैं भेंट। ठीक है ना, एनोनिमिटी बहुत ज्यादा है, कौन किसको भेंट दे रहा है। वैसे तो सो एडीआर की रिपोर्ट है कि रूलिंग पार्टी को भी फायदा हो रहा है, लेकिन तब भी एक तरह से ट्रांसपेरेंसी नहीं स्टैब्लिश हो पा रही है। ठीक है ना, इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रल बॉन्ड, हाँ ये बताओ। हाँ, क्या बॉन्ड से कैसे पैसा आ रहा है, कैसे दे रहे हैं। अरे बॉन्ड का मतलब क्या है, ये बॉन्ड है। हाँ, क्या मित्रों, ठीक है, बॉन्ड मतलब कागज का टुकड़ा, सरकार ये रिलीज कर रहे हैं कि आप ये है, इलेक्ट्रल बॉन्ड इलेक्शन कमीशन के द्वारा रिलीज करे जा रहे हैं, कागज का टुकड़ा उस पर लिखा है, और फिर जो लोगों को देना है पैसा उसमें वो दे सकते हैं। ठीक है, ये होता है बॉन्ड, आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे बॉन्ड कि किसको क्या दे रहे हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट ठीक कह रही हो। ठीक है, तो क्यों आ रहा है ये सब, ट्रांसपेरेंसी के लिए। तो ये सब आपको थोड़ा ध्यान रखना है, एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी हैं जहाँ पे स्टैब्लिश कर सकते हैं। लिखो नेक्स्ट। सो हाँ, हम बात कर रहे थे, लिखो ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी में ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट, greater transparency may also contribute to lower rates of corruption. Greater transparency may contribute to lower rates of corruption by facilitating. Greater transparency may also contribute to lower rates of corruption
by facilitating legal administrative mechanisms of punishment, by facilitating legal administrative mechanisms of punishment, legal administrative mechanisms of punishment, right? Transparency serves other important functions like first, protection of individual rights, important functions. First, protection of individual rights and protection of individual rights and facilitation of individuals' involvement in governance and facilitation of individual involvement in governance. प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स एंड फैसिलिटेशन ऑफ इंडिविजुअल इन्वॉल्वमेंट इन गवर्नेंस, जो मैडम कह रही थी कि पार्टिसिपेटरी बनेगी, ठीक है, लोग ज्यादा आएंगे, कंसेंसस ज्यादा बिल्डअप कर पाएंगे, लोगों का योगदान ज्यादा रहेगा, लोगों का रुझान गवर्नमेंट की तरफ रहेगा। इससे क्या होगा, जब लोग ज्यादा आएंगे तो लोग और गवर्नमेंट और लोगों के बीच एक ट्रस्ट, एक बॉन्ड डेवलप होगा, गठजोड़ ऐसा बनेगा कि जो किसी जिसकी बुनियाद क्या होगी, विश्वास। अभी तो विश्वास नहीं करते ना सरकार पे कुछ चीजों में, ऐसा नहीं कि हर चीजों में नहीं करते विश्वास, कुछ चीजों में विश्वास नहीं करते, या ट्रस्ट डेफिसिट रहता है, या डिस्ट्रस्ट रहता है। क्यों रहता है, उसके भिन्न भिन्न कारण है। अगर ट्रांसपेरेंसी लाएगी, सरकार पारदर्शी तरीके से बताएगी, तो जैसे हम बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टी जब पढ़ते हैं पॉलिटी में, तो वहां बताया जाता है कि इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है सरकार में, ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जैसे कोलिजियम की भी कल हमने बात करी थी, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, या इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है, कौन किसको अपॉइंट कर रहा है, किस पैमाने पे अपॉइंट करा, भजन लालो किस पैमाने पे पता कर दिया, हमें नहीं पता ना अभी, ठीक है, क्या ऐसा हुआ, क्यों पार्टी ये रिलीज नहीं करती है, या पब्लिक में उनका जो मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग है वो ओपन में नहीं आता है, ठीक है। तो ये सब पार्ट्स है ट्रांसपेरेंसी के, राइट। ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस में क्रिएट, नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस में क्रिएट greater public trust and legitimacy. Transparent government may create greater public trust and legitimacy in government actions. May create greater trust and legitimacy. Legitimacy का मतलब क्या होता है? लेजिटिमेट, हाँ हाँ, ठीक है, जायज है जो, ठीक है, हाँ, राइट। ट्रांसपेरेंसी एट ग्लोबल लेवल, सब हेडिंग लिखो, ट्रांसपेरेंसी एट ग्लोबल लेवल, लेजिटिमेसी इन गवर्नमेंट एक्शंस, ट्रांसपेरेंसी एट ग्लोबल लेवल। तो पहला लिखो आप एग्जांपल, इसमें हम एग्जांपल से कवर करेंगे ज्यादातर, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, सीपीआई, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ये कौन निकालता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, राइट। वन वे ऑफ मेजरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, one way of measuring accountability and transparency, one way of measuring accountability and transparency is by ascertaining one way of measuring accountability and transparency is by ascertaining levels of corruption, right. CPI measures perceived level of public sector corruption. CPI measures perceived level of income tax corruption, perceived level of public sector corruption. अब ये क्या कहता है, ये नंबर देता है, किसके कहां से का नंबर देता है, ये 0 से 100 का इसका स्केल रहता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 0 से 100 का स्केल रहता है, लिखो स्केल 0 से 100। 0 का मतलब होता है हाईली करप्ट है, ठीक है, ये नंबर देते हैं, या मतलब आप कह सकते हैं ये रेट करते हैं। तो 0 मतलब हाईली करप्ट और 100 मतलब बिल्कुल साफ सुथरा, ठीक है, राइट। 0 हाईली करप्ट एंड 100 वेरी क्लीन।
and 0 highly corrupt, 100 very clean, right? It puts emphasis on ये आपको आना चाहिए सीपीआई, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। इसकी रैंक आती है हर साल इंडिया की, ठीक है? तो जैसे इंडिया की अभी रैंक है अराउंड 80 के अराउंड वेरी करती है, ठीक है? 23 की आप देख सकते हैं, तो वो हमने लिखवा रहे हैं, वो हर साल चेंज होती रहती है। करप्शन परसेप्शन, नजरिया, परसेप्शन मतलब नजरिया, तो किस ये कंट्रीज को रैंक कर दे एक तरह से वहां के पब्लिक सेक्टर को, तो क्या रैंक है या किस पैमाने, या आप कह सकते हैं कितना लिप्त है वहां का जो है गवर्नमेंट किसमें, करप्शन में, लेवल पे। तो जैसे नीचे आते रहेंगे, अगर 80 है तो मतलब ठीक ठाक ही मामला है, ऊपर की तरफ जाएंगे तो अच्छा है, करप्शन कम है, नीचे की तरफ जाएंगे स्लाइड करेंगे तो करप्शन ज्यादा है, ठीक है? ध्यान रखना है, राइट? इट पुट्स एम्फेसिस ऑन स्ट्रॉन्ग ओवरसाइट इंस्टीट्यूशंस, it puts emphasis on strong oversight institutions, comma, open and transparent contracting, it puts emphasis on, एग्जाम्पल नहीं करेंगे, नंबर कहीं से नहीं मिलेंगे, पढ़ने से आपको हमेशा ध्यान होना चाहिए एग्जाम्पल्स खूब, जहां भी माइंड में तो आना ही चाहिए यार, इसका एग्जाम्पल मैं डाल सकता हूँ अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि बड़ा टॉपिक है यही इसमें, तो कितने आप एग्जाम्पल, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, राइट? इट पुट्स एम्फेसिस ऑन स्ट्रॉन्ग ओवरसाइट इंस्टीट्यूशंस, comma, open and transparent contracting, open and transparent contracting, and relevant open access data, and relevant open access data, and relevant open access data. Next लिखो, next second लिखो, open budget index, open budget index by international budget partnership, open budget index by international budget partnership, open budget index by international budget partnership, right? It assesses the public's access to information, open budget index by international budget partnership, open budget index, right? It assesses the public's access to information, it assesses the public's access to information on how central government raises and spends, on how central government raises and spends on public resources, on how central government raises and spends on public resources. समझ रहे? इसका मतलब बताओ भाई क्या होता है? On how central government raises and spends on public resources. हाँ हाँ, तो फिर हाँ, एक्सेस टू पब्लिक बहुत जरूरी है, तभी पारदर्शिता आती है। आपने देखा होगा नॉर्डिक कंट्रीज हो गया आपके, नॉर्वे, स्वीडन, या क्यों इतनी खुशहाली है, हैप्पीनेस इंडेक्स में बहुत हाई है, ठीक है? बहुत करप्शन क्लीन, करप्शन लेस गवर्नमेंट्स हैं, पर जीरो तो नहीं कह सकते, लेकिन कह सकते हैं हाँ, मतलब थोड़ा ही करप्शन है बहुत। क्यों है ये सब? क्योंकि वहाँ पे ये सब बहुत है, ओपननेस बहुत है, ट्रांसपेरेंसी बहुत है वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट में। तो ये सब जब एग्जाम्पल देखेंगे ओपन बजट इंडेक्स, तो अब आपको थोड़ा जो उन्होंने समझाया वो सही समझा रहे हैं कि सरकार कैसे खर्चा कर रही है और कहाँ से पैसा आ रहा है खर्चा करने के लिए पब्लिक रिसोर्सेज पे। जैसे अगर सरकार ये सड़क बनवा रही तो जो पैसा कहाँ से आ रहा और कितना पैसा जा रहा है, ठीक है? तो ये सब गवर्नमेंट को पता होना चाहिए ना, पब्लिक को। असली स्टेक होल्डर तो आप हो ना, आप ही पैसा, आपका पैसा है ना। अब आप सोचो नीरव मोदी और ये सब लेके भागे, और ये सब बैंकों में कितना घोटाला, किसका पैसा था? आप लोगों का ही पैसा था। और समझ ना, कल को किसी के साथ भी हो सकता है ऐसा, पैसा लेके भागे कोई भी। और जितना भी काला धन लोग इकट्ठा कर रहे हैं आज की तारीख में, कितने लोग जितने बिल्डर्स हैं आपके रियल स्टेट में, सब तो देते ही नहीं आपके टैक्सेस वगैरह, सबके बोरे भरे पड़े हैं घर में बस, ठीक है? जितना काला धन है, क्योंकि क्या है, कैच नहीं आती, इनकी सेटिंग बाजी रहती है, और आप ही का पैसा जो घूम रहा है उसी का ये पैसा वही इनकी जेबों में जा रहा है, वही से ये खरीद रहे मटेरियल, सीमेंट और ईट, और उसी से फिर घर बना रहे, और उसी को फिर लोगों को भी खरीदवा रहे। अब ये देखो ना कितना ये वो अपवाद है। समझे? आप ही के पैसे से सब कुछ आपसे ही करवा रहे हैं, वो देखा जाए तो अपना तो उनको कुछ लगा ही नहीं रहे वो, ठीक है? घूसखोरी का जो पैसा और नंबर 2 का पैसा कहाँ जा, यही तो है ना, जो किसका पैसा, आप ही का ही तो है। नंबर 2 का पैसा कैसे करता है आदमी? जो टैक्स नहीं देता है, या तो ठीक है, या सरकार की शॉर्टकट रहती है, या कोई आ रहा है बड़ा फंडिंग प्रोग्राम है, सरकार का पैसा कहाँ से है? सब टैक्स के पैसे ही तो है। इलेक्ट्रल बॉन्ड में कौन पैसा दे रहा? कॉर्पोरेट दे रहा, ठीक है? या जो
मोटा आदमी, मोटा इन द सेंस मोटा सामी बोलता है जिसका पैसा ज्यादा है, काला धन, वही उधर डाइवर्ट कर रहा है। जो घूम के कहाँ से आ रहा है वो इनकम टैक्स, या जो आम आदमी का पैसा है जो पे कर रहे हैं रेगुलरली। आप समझ रहे हैं? तो ये सब है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है वर्किंग में। हमें अवेयरनेस तो होनी चाहिए, इससे थोड़ा आपको पता चलता है, राइट? ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट लिखो आप। राइट, institutional frameworks within the next point, institutional frameworks within the government, institutional frameworks within the domain of government which facilitate accountability and transparency, institutional frameworks within the government which facilitate accountability and transparency include three important areas of focus, include three important areas of focus. Institutional frameworks within a domain of government which facilitate accountability and transparency include three important areas of focus. First, right to information laws. राइट टू इंफॉर्मेशन लॉस, ठीक है? तो लोगों को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिल जाए उसको, ये तो आप समझ जाएंगे। तो फर्स्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन लॉस, राइट। सेकेंड, प्रोएक्टिव ट्रांसपेरेंसी, अभी नया वर्ड मिला आपको, प्रोएक्टिव ट्रांसपेरेंसी। इसका मतलब क्या होगा? प्रोएक्टिव ट्रांसपेरेंसी। फर्स्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन लॉज, सेकेंड, प्रोएक्टिव ट्रांसपेरेंसी। हाँ भाई, प्रोएक्टिव ट्रांसपेरेंसी, बहुत बढ़िया। ठीक है, समझ रहे हैं आप? सरकार की अपनी जिम्मेदारी है कि वो अपने आप ही कर दे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, धक्के ना मारने पड़े सरकार को, बता बता बता, या लोग पीछे पड़ रहे सरकार के, बताओ जी, हल्ला मचा रहे थे, ये तो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? ये सब बहुत, जो प्रोएक्टिवनेस बहुत जरूरी है। तभी हम क्यों आपको तैयारी है भैया, प्रोएक्टिव रहो। बच्चे अभी भी नहीं समझ रहे, मैं देखता हूँ 25 वाले भी जो है वो सोचे 25 में देखेंगे, 25 वाला ही पढ़ेगा जाके दिसंबर में ही, और फेल होगा, गारंटी की बात है, जो 25 में दे रहे हैं। क्योंकि आप अगर अपना ऑप्शनल और ये सब शुरू से नहीं देखेंगे, नए साल आप क्योंकि इंटर जब करेंगे, पर वो जनवरी से आएगा, एक डेढ़ साल का पूरा आता है उसमें, ठीक है? और अपना ऑप्शनल नहीं करेंगे, फरवरी से स्टार्ट, 6 महीने लगता है ऑप्शनल में अच्छे खासे। कोई सा भी ऑप्शन ले लो, भले वो कह रहे हैं 4 महीने में हो जाएगा, 5 महीने में हो जाएगा, लेकिन आपको अच्छे से करने में 6 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे, उससे कम तो लग ही नहीं सकते, क्योंकि आपके और भी तो काम है ना। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगर आपको अपना सेव करना है 25 का टेप, वरना आपका 25 का भी ऐसे ही जाएगा। ठीक है आप, क्योंकि ये हार्श ट्रूथ है, बच्चे चले आते हैं एग्जाम बैठने, फिर रोते हैं बैठ के, जी हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो कोई बताया था। ठीक है, और जब बताओ तो सोचते तो सी है ये, ठीक है, तो बेवकूफ़ है, ये बताएगा हमें। आप समझ रहे हैं? हमें तो इससे ज्यादा पता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोएक्टिव बहुत जो है, 24 से भी जिन बच्चा, अब जो मुझे बच्चे मिल रहे हैं ऑप्शन ही तैयार नहीं उनका, या जो भी दिक्कत आ रही है, पढ़ नहीं रहे अभी भी, होगा ही नहीं। चाहे प्री भी हो जाए, लिस्ट में नाम नहीं आ सकता। अगर आप सोचे कि आप ऐसे ही जाएंगे मेंस देने हो जाएगा, फायदा नहीं है ऐसा, टाइम खराब कर रहे हैं आप। और कितना टाइम खराब करोगे? देखो, मे अगले साल मेन सितंबर में होगा, साल भी जा रहा है। ठीक है ना? तो ये सब थोड़ा प्रोएक्टिवनेस बहुत जरूरी है। आप नॉर्मल भी देखें, डीएम जो, जिनको अवार्ड्स मिलते हैं, प्रोएक्टिव रहते हैं वो सब। आप समझ रहे हो? ये नहीं कि दिक्कत आ रही तब इंतजार करें, आने दो दिक्कत को, फिर देखेंगे क्या होगा। कुछ होते हैं ऐसे, वेट करते रहते हैं, प्रोएक्टिव नहीं होते, लेकिन कुछ प्रोएक्टिव होता है। आपकी मम्मी को लग रहा है आपको तबीयत खराब हो सकती है, आपने पहली दवाई दे दी, प्रोएक्टिव हो आप। ठीक है, हमें लगा है दिक्कत ऐसी, प्रोएक्टिव। तो ये सब बहुत जरूरी है, प्रोएक्टिव होना। तो प्रोएक्टिव ट्रांसपेरेंसी, तो जो ये कह रहा है इसके आगे लिख लो, दिस कमिट्स गवर्नमेंट्स टू पब्लिश एज मच इंफॉर्मेशन, दिस कमिट्स गवर्नमेंट टू पब्लिश as much information as possible. This commits governments to publish as much information as possible in an accessible form. In an accessible form. और बाकी जो हायर वाले भी करो, सीयूईटी का आने वाला है वो तैयार कर ले, पीजी वाला अब आएगा उसका शायद मंडे ट्यूसडे से। ठीक है, जिससे आप लोग अवेयर रहे, जिसका अगर अटेम्प्ट भी है 25 में भी, वो भी डाल दो, मास्टर उसमें डालो जो आपका ऑप्शनल वगैरह है, जिससे कि आपका हाथ चलता रहे, आप पढ़ो भी उसको जाकर, इससे फायदा है का, साल बर्बाद नहीं करे कोई। क्योंकि फिर चाहे आपका बीए हो रहा हो 24 25 24 में, तो आपको लग रहा हो अभी मैं एक साल तैयारी में डालो, फिर अपना किसी में डालो या जाना ना पड़े कॉलेज में, उसमें क्या रहेगा, आपको फायदा रहेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि साल बर्बाद करके इंतजार नहीं, आप फिर वेट कर रहे हैं आपकी एग्जाम होगा, फिर मैं पढ़ती रहूँ, फिर मेरा एग्जाम हो जाएगा, फिर देखूँ रिजल्ट क्या होगा। ऐसा पीसीएस में भी जो सोच रहे हैं यूके पीएससी का आएगा, वो आएगा जून जुलाई में,
प्री होगा उसका दिसंबर में, फिर मेंस होगा अगले साल 25 में, अगस्त अप्रैल मार्च में, फिर 25 के और लेगा 10 महीने, अभी तो इस साल का ही नहीं है, 21 का फरवरी में हुआ था, एक साल होने वाला है। फिर एक साल बाद 26 में उसका रिजल्ट आएगा, आप समझ रहे हैं? फिर 26 में उसके मिड में जाके इंटरव्यू लगेंगे, फिर उसका रिजल्ट वो देंगे 27 में जाके। ये फैक्ट है ऑफ द, क्योंकि आपके सामने अभी एग्जाम्पल तो चल ही रहा है 21 वाला, 21 से 24 आ गई ना, क्या हुआ? फिर कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। अभी तो इंटरव्यू भी लगेंगे, ठीक है, आएगा नहीं अच्छी बात है, लेकिन 3 साल तो खराब होगा ना जिनका नहीं होगा। और जो आस में बैठा होगा होगा हुआ ही नहीं, क्या कर लेगा 3 साल जीरो, और उसने कुछ करा नहीं, वेट ही कर रहा है। तो प्रोएक्टिव रहे, खराब ना करे साल, बच्चे बहुत गलती करते हैं, ठीक है, इसलिए मैं उसमें क्या रहता है आपका प्लस पॉइंट में रहता है, डिग्री तो इकट्ठी हो जाएगी ना, कुछ तो मिलेगा ही फायदा, गिर पड़ के कहीं तो घुस हो गई मतलब किनारा तो पा सकते हो, कोई सपोर्ट में। साल खराब करना बहुत दिक्कत की बात है, ठीक है। साल आप सोचा 24 में कुछ नहीं कर रहे, डिग्री हो गई, अगली 25 तक का इंतजार कर रहे, कुछ होगा, कुछ होगा तो होगा, अच्छी बात है, वो तो देखेंगे, ठीक है। लिखो नेक्स्ट। टू पब्लिश एज मच एज इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल इन एन accessible फॉर्म। नेक्स्ट, थर्ड, ओपन डाटा अप्रोच। ओपन डाटा अप्रोच, इसमें लिखो, दिस enables गवर्नमेंट टू, दिस enables टू reconfigure, this enables to reconfigure government data, this enables to reconfigure government data into forms, this enables government, this enables to reconfigure government data into forms that provide usable and accessible information, that provide usable information and accessible information। तो इसमें ये होता है डाटा ज्यादा क्लिष्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपको आराम से समझ आ जाए, एब्जॉर्ब कर सके आप उसको, ठीक है। तो ओपन डाटा अप्रोच इनटू फॉर्म्स दैट प्रोवाइड यूजेबल एंड accessible information। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी के जो एग्जांपल्स है इंडिया से रिलेटेड। इंडिया, अभी तो हमने ग्लोबल लेवल पे करा, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी इंडिया लेवल पे। फर्स्ट लिखो कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल ऐसे लिख लो, इसमें आपको पता है पॉलिटी में आपने पढ़ा भी होगा। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, 148, आर्टिकल 148, 76 तो मैडम अटर्नी जनरल है, 148 से 150 तक। लिखो, the prime responsibility of this authority, the prime responsibility of this authority, the prime responsibility of this authority the prime responsibility of this authority is to audit the receipts and expenditures of union and state governments, is to audit, is to audit receipts and expenditure of union and state governments, expenditure of union and state governments। तो रिसिप्ट तो आपको पता होगा, रिसिप्ट क्या होता है, रिसिप्ट क्या होता है? हाँ, हमने बोला रिसिप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। हाँ भी बताओ पीछे, रिसिप्ट मैडम, रिसिप्ट। हम्म, हाँ, कैसे फंड आते हैं? हाँ ठीक है, टैक्सेस क्या सरकार रिसीव कर रही है, जैसे डायरेक्ट टैक्स हो गया आपका और इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। जैसे इनडायरेक्ट में क्या आता है, जीएसटी वगैरह आ गया आपका, डायरेक्ट में आपका इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये सरकार के रिसिप्ट्स हैं। और एक्सपेंडिचर जो सरकार खर्चा कर रही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सैलरी दे रही है, ठीक है, लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है वो सब, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। रिसिप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, राइट।
राइट। नेक्स्ट पॉइंट अकाउंटिव, इसी में ही अकाउंटेबिलिटी इन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, accountability in financial administration is enforced at three levels. Accountability in financial administration is enforced at three levels. First, executive ministries and departments. Executive ministries and departments. Own internal audit mechanisms. Executive ministries and departments own internal audit mechanisms. Executive ministries इसी के साथ क्या में चल रहा है अंदर. Accountability in administration is enforced at three levels. First, executive ministries and departments own internal audit mechanisms. Second, external audits by CAG. External audit by CAG. External audit by CAG. ठीक, CAG करता है externally audit. Next, independent examination of subjects. Independent examination of subjects. By the legislative committees. By the legislative committees. By the legislative committees. Independent examination of subjects by the legislative committee. ये कौन सी कमेटी होती है legislative committees? हाँ मैडम, legislative committees. हाँ, एस्टिमेट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है, जो डिपार्टमेंट रिलेटेड फाइनेंशियल कमिटीज में आपके स्टैंडिंग कमिटीज भी हैं, ठीक है। अबे पॉलिटी नहीं पढ़ा आपने आप लोगों ने? ये तो पढ़ लिया होगा ना कमेटी तो, हाँ भाई, इधर पार्लियामेंट का कमेटी तो हो गया होगा ना, तो आना चाहिए ना। एस्टिमेट कमेटी कितने मेंबर होते हैं? हाँ भाई, कितने मेंबर होते हैं एस्टिमेट में? ठीक है, 22 और 30, सॉरी, पब्लिक कितने इसमें मेंबर सारे कहाँ से होते हैं? लोकसभा से। बाकी पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने होते हैं? हाँ ठीक है, 22, 15 आपके लोकसभा के, 7 राज्यसभा के। और पब्लिक कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग में भी कितने होते हैं? 22। लार्जेस्ट कमेटी कौन सी है पार्लियामेंट की? एस्टिमेट कमेटी। ये यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमेटी? एस्टिमेट कमेटी आता है। देखो, द कैग इंस्टीट्यूशन इज अ स्ट्रॉन्ग पिलर। The CAGS institution is a strong pillar in effective transparency. In effecting transparency in financial systems. In effective transparency in financial systems. The CAGS institution is a strong pillar in effective transparency in financial institution and promoting good governance. And promoting good governance. हाँ भाई, गुड के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं गुड गवर्नेंस के? बताइए भाई हीरो मैडम, गुड के। हाँ, और और है, हाँ, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। और मैडम जो बचे हैं वो बताओ बाकी। मैडम ऐसे एक्टिंग करने से नहीं होगी, मुझे आ रहा है, एक्टिंग करने से नहीं होगा। हाँ, और बताया था हमने, इक्विटी एंड इक्वालिटी, एक कंसेंसस ओरिएंटेड है, इंक्लूसिवनेस, ठीक है, ये सब ध्यान रखें। देखो, गुड एंड प्रमोटिंग गुड गवर्नेंस, राइट। दिस इज बाय प्रोवाइडिंग, दिस इज बाय प्रोवाइडिंग, दिस इज बाय प्रोवाइडिंग timely comma independent, this is by providing timely comma independent and credible assurance, this is by providing timely comma independent and credible assurance on public resources. And credible assurance on public resources, right? The next point, इसी में the legislative committees also promote good governance, right? The CAG audit reports presented to the parliament, the CAG audit reports presented to the parliament. ये CAG तो पढ़ा होगा, अभी CAG नहीं पढ़ा है?
कैग का हाँ राइट, द कैग, क्या क्या अभी कहाँ पे हो फिर पॉलिटी में? देखो, द कैग, हाँ, द कैग ऑडिट रिपोर्ट्स प्रेजेंटेड टू द लेजिस्लेटिव कमिटीज, presented to the parliament oblique state legislature, are selected by legislative committees. The CAG audit report presented to the parliament oblique state legislature are selected by legislative committees for detailed examination. Very very important. समझ रहे हैं? For detailed examination are selected by legislative committees फॉर डिटेल्ड एग्जामिनेशन। लेकिन ये सब फ्लॉड है, कुछ नहीं होता इससे, क्योंकि आपको पता है 15 नंबर किसके होते हैं, लोकसभा के, और इस पे कौन सिलेक्ट करता है उसको, स्पीकर, तो वो सरकार के आदमी घूम रहे होते हैं वहां पे, ठीक है, तो कोई अपोज नहीं कर सकता, इसमें कुछ भी होता है। आर सिलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव कमिटी फॉर डिटेल्ड एग्जामिनेशन, फुल स्टॉप, राइट। द कैग फंक्शंस एज अ, द कैग फंक्शंस एज अ फ्रेंड, कॉमा, द कैग सर्व फंक्शंस एज अ फ्रेंड, कॉमा, फिलोसोफर एंड गाइड। The CAG functions as a friend, comma, philosopher and guide. The CAG functions as a friend, comma, philosopher and guide to the legislative committees. To the legislative committees by suggesting topic of focus, by suggesting topic of focus and issues of concern. By suggesting topic of focus and highlighting issues of concern. क्या आपको इसलिए आ रखा है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके मेंस में, और हम तो थोड़ा बता देते हैं कि कैग का किस तरह से वो स्टैब्लिश करता है अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। हाँ समझे, तो आपको एग्जांपल लिखना पड़ेगा, केस स्टडी, एक तरह से आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लिखो, द कमिटीज, नेक्स्ट पॉइंट, द कमिटीज कैरी आउट, द कमिटीज कैरी आउट इन डेप्थ एग्जामिनेशन, द कमिटीज कैरी आउट इन डेप्थ एग्जामिनेशन। ये तो समझ आ रहा है ना आपको सारा, जो कैग की रिपोर्ट आती है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट ये पार्लियामेंट में रखते हैं, पार्लियामेंट वाले उसको भेजते हैं लेजिस्लेटिव कमेटी पर इन डेप्थ एग्जामिनेशन के लिए, फिर को बारीकी से, तभी वो उसका फ्रेंड फिलोसफर गाइड है किसका, पब्लिक अकाउंट कमेटी का, ठीक है, वो सहायता करता है कि देखो जी ये मुद्दे ज्यादा कंसर्न के, इन पर डिटेल स्क्रूटनी की जरूरत है। फिर ये सब स्क्रूटनाइज करते हैं, फिर बताते हैं कि डायरेक्ट करते हो उस डिपार्टमेंट मंत्रालय को, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश करनी है ना, कि ऐसे कैसे कर, देखो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, मंत्रालय ने अपना काम कर दिया, रिलीज कर दिया फंड, बस उसका कोई जिम्मेदारी खत्म। ये बाद में वो स्टैब्लिश करता है अकाउंटेबिलिटी कि हाँ भाई अब बताओ क्या दिक्कत हो रही है इसमें, ये ऐसे कैसे आपने इतना ज्यादा एक्सटेंड करा है खर्चा, ठीक है, किस तरह से हो रहा है, ये आपको बताना पड़ेगा वहां पे अगर आता है एक्सप्लेनेशन, राइट। द कमिटी कैरी आउट इन डेप्थ एग्जामिनेशन of the CAG's audit observations. The committee carry out in-depth examination of the CAG audit observation and call upon the executive ministries and call upon the executive ministries and departments. इसका मतलब क्या है? And call upon the executive ministries and departments. हाँ, executive ministry कौन सी हुई? मिनिस्ट्रीज, हाँ मैडम, ठीक है, डिफरेंट मिनिस्ट्री, डिफेंस हो गया, होम अफेयर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, कॉल अपॉन द मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स टू एक्सप्लेन देयर एक्शंस, टू एक्सप्लेन देयर एक्शंस, to explain their actions on the irregularities pointed out, on the irregularities pointed out in the reports। अब आप समझ रहे हैं, जो irregularity पॉइंट आउट हुई है बताते हैं, हाँ भाई इसका जवाबदेही दो, एस्टैब्लिश करो। अब आप देख रहे हैं जो हमने आपको पहले से बता रखा है, ये तभी एग्जांपल क्या है, आपको बहुत काम आएगा। हमने क्या बोला था, अकाउंटेबिलिटी इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस आंसरेबिलिटी। अब आपको क्लियर होना चाहिए, गड़बड़ मत करना। आंसरेबिलिटी एथिक्स में तो पढ़ा होगा, ये पढ़ा था एथिक्स में, ठीक है। अब आपको समझ आया कैसे आंसरेबिलिटी कैसे स्टैब्लिश हो रही है। वो कैग ने भेजा उसके पास, कैग ने इसको सहायता करी, कमेटी ने बोला उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को कि हाँ भाई यहाँ पे कैसे एक्शन, आप कह सकते हैं यहाँ मिस अप्रोप्रिएशन है यहाँ पर, ठीक है, कहाँ धांधला टाइप उन्हें नजर आ रहा है, आशंकित है वो,
ठीक है, उन्हें आशंका हो रही है कि कुछ घपला है, तो कहते हैं जवाब दे, अब तैयार कर, अब तो आंसरेबिलिटी आ गई, समझ रहे हैं? इसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ट एग्जांपल है, इसको आप ध्यान रखेंगे, राइट? एंड explain their actions on the irregularities pointed out in the reports, right? Executive ministries oblique departments, executive ministries oblique departments are required to furnish action taken notes. Executive ministries oblique departments are required to furnish action taken notes to the legislative committees, are required to furnish action taking notes. एक्शन टेकन नोट्स मतलब क्या आपने एक्शन लिया है, वो नोट बना के देते हैं लिखित में, टू द लेजिस्लेटिव कमिटीज। अब घर जाके लेजिस्लेटिव कमिटी पढ़ लेना जिसको नहीं आ रहा पॉलिटी में। परमिट नहीं, सबमिट। परमिट का तो सेंटेंस ही नहीं बन रहा है। टू फर्निश एक्शन टेकन नोट्स टू द लेजिस्लेटिव कमिटीज स्टेटिंग द एक्शन टेकन, स्टेटिंग द एक्शन टेकन ऑन द कैग्स ऑब्जर्वेशन, stating the action taken on the CAG's observation and recommendations. Right? These action notes, these action taken notes are vetted by the CAG, VETTED, vetted मतलब फिर से इसको देखते हैं, are vetted by the CAG. These action taken notes are vetted, VETTED, vetted एक तरह से filtration process. These action taken notes are vetted by the CAG before they are submitted to the committees. Before they are submitted to the committees. Full stop. In this manner, before they are submitted to the committees. Full stop. In this manner, CAG plays a crucial role. In this manner, CAG plays a crucial role in the accountability cycle. In this manner, CAG plays a crucial role in the accountability cycle. CAG plays a crucial role in the accountability cycle in governance. ठीक है, अब इसको आप पढ़ो एक बार, कुछ पूछना तो पूछो। Thus, CAG plays a crucial role in ensuring accountability cycle in governance. भाई कितना भगवान को याद करेंगे, घंटी बजाए जा रहे हैं तब से। भाई कुछ पूछना ऑनलाइन वालों, किसी को पूछना है इसमें? समझ आया आपको अकाउंटेबिलिटी अब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस आंसरेबिलिटी कैसे स्टैब्लिश हो रहा है? अरे आया समझ? हाँ सर, आ रही है। सर। हाँ जी सर। ठीक है, नेक्स्ट लिखो आप सेकंड। पहला तो क्या हो गया, नेक्स्ट जो आपका अकाउंटेबिलिटी का एग्जांपल है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, राइट? दे आर द अपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशंस। अच्छा, भी आपने कमीशन नहीं करा होगा पॉलिटी में, कमीशंस वगैरह। ठीक है, ये स्टैट्यूटरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। मैडम वो है स्टैट्यूटरी, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत आई थी, राइट? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, दे आर द अपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन, कॉमा, फ्री ऑफ कंट्रोल फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। दे आर द अपेक्स vigilance institution free of control from any executive authority, free of control
from any executive authority. Monitoring all vigilance activities. Monitoring all vigilance activities. Free of control from any executive authority. It is the apex vigilance institution. Vigilance का मतलब क्या होता है? अरे भाई विजिलेंस है, हाँ क्या होता है विजिलेंस? हाँ सुपरविजिलेंस का, विजिलेंस का होता है ना, एसपी विजिलेंस है ये, क्या करना, सुपरवाइज करना हो सा। अपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन, फ्री ऑफ कंट्रोल फ्रॉम एनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, फ्री ऑफ कंट्रोल फ्रॉम एनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, मॉनिटरिंग ऑल विजिलेंस एक्टिविटी, मॉनिटरिंग ऑल विजिलेंस एक्टिविटी, monitoring all vigilance activity under the central government, under the central government, monitoring all vigilance activity under the central government. तो ये भी अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी स्टैब्लिश करने में सहायक होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। करप्शन हो केसेस देखती है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो आरटीआई, थर्ड आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट अंडर द प्रोविजन, कब आया था आरटीआई? हाँ स्टैट्यूटरी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू इंफॉर्मेशन। हाँ लीगल राइट है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? लीगल राइट एज पर आरटीआई एक्ट 2005, ठीक है। राइट अंडर आरटीआई एक्ट एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, under RTI Act, any citizen of India, under RTI Act, any citizen of India may request information from a public authority. Under RTI Act, any citizen of India may request information from a public authority, which is required to reply, which is required to reply expeditiously, turant, which is required to reply expeditiously, required to reply, रिप्लाई मतलब जवाब देना पड़ता है। पीआईओ पे जाते हो ना, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, वो आप वहां पे डालते हो एंड ऑन अपनी या एप्लीकेशन, ठीक है। तो विच इज हु इज रिक्वायर्ड टू रिप्लाई एक्सपीडिशियसली, तुरंत, और विद इन 48 आवर्स, और विद इन 30 डेज, और विद इन 30 डेज, और विद इन 30 डेज, ठीक है। जवाबदेही मांगते हैं यहाँ पे, रिक्वायर्ड टू रिप्लाई within 30 days, right? The act also requires, अभी हम आरटीआई डिटेल में फिर करेंगे, तो अभी तो हम यहाँ पे थोड़ा सा लिखवा रहे हैं आपको बस। The act requires, the act also requires every public authority to computerize their records. The act also requires every public authority to computerize their records for wide dissemination. हाँ कंप्यूटराइज करने, खास सारा कंप्यूटर में होना चाहिए आपका इंफॉर्मेशन वगैरह। टू कंप्यूटराइज देयर रिकॉर्ड्स for wide dissemination, for wide dissemination, DISSEMINATION, for wide dissemination, and to proactively publish, and to proactively publish certain categories of information, and to proactively publish certain categories of information. And to proactively publish certain categories of information. इसका मतलब क्या है proactively publish? मतलब हाँ अपने आप वो पब्लिश करें, पूछना ना पड़े लोगों को जा जाकर, ठीक है। नेक्स्ट देखो ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स, नहीं नेक्स्ट एग्जांपल ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स। तो ई गवर्नेंस में आपको क्या बताएंगे, व्हाट इज ई गवर्नेंस? हाँ उसका क्या मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या लिखोगे ई गवर्नेंस सिर्फ जी ई गवर्नेंस? हाँ डिजिटल का मतलब क्या है फिर? हाँ क्या, हाँ कैसे डिजिटल में क्या होता है?
क्या ऑनलाइन होना? होम से क्या कर सकते हैं? क्या कनेक्ट करते हैं हम? और हाँ ठीक है, यूज ऑफ आईसीटी, डिजिटल क्या होता है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस, तब बनता है आपका डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी। हाँ समझ ना, ई गवर्नेंस विल लीड टू डिजिटल एम्पावरमेंट व्हेन वी विल यूज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन द गवर्नेंस। ठीक है, तभी वो हमें प्रमोट कर पाएंगे स्मार्ट गवर्नेंस, सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव एंड ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ई गवर्नेंस के लिखो। तो सबसे पहले इसमें ई गवर्नेंस के एग्जाम्पल लिख लो फिर सीधा। जैसे एग्जाम्पल लिखो, वन नेशन वन राशन कार्ड, या लिख लो ई गवर्नेंस इज द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस, जिससे याद रहे, इज द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस। ठीक है, ध्यान रखना है, आईसीटी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस। अब जैसे हम सर मोदी जी लेके आए थे लेटेस्ट एग्जांपल, वन नेशन वन राशन कार्ड, क्या होता है वो? वन गवर्नेंस प्रमोट करता है। हाँ, वन नेशन वन राशन कार्ड सुना होगा ना आपने। आपको अपडेट रहना पड़ेगा जिस साल भी आप टेंट देने जा रहे हैं, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। 1.5 पौने 2 साल का पता होना चाहिए क्या चल रहा है नाटक। वन नेशन वन राशन कार्ड लाया था ना मोदी आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करने के लिए। वन नेशन वन राशन कार्ड, क्या मतलब है इसका? हाँ भाई, तो आधार है तो फिर वन नेशन की क्यों जरूरत है? हमें आधार तो कब से आ रखा है। तो लॉजिकल तो बात करो, राशन, वन नेशन वन राशन कार्ड बोल रहे हैं। हाँ देखो ना, सही कह रही मैडम, बिल्कुल। वन नेशन वन राशन कार्ड की मतलब, मैं देहरादून में हूँ, मैं अगर गरीब परिवार से आता हूँ या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मतलब कोई उसके मैं एलिजिबल हूँ राशन के लिए, और मैं यहाँ से ट्रांसफर हो गया मैं मद्रास, तो मैं वहाँ चला गया, माइग्रेट कर गया काम करने लेबर पर्पज के लिए, तो वहाँ से उसी कार्ड पे वहाँ से भी राशन, वन राशन कार्ड। ठीक है, लिखो, वन नेशन वन राशन कार्ड एम्पावर्स ऑल बेनिफिशियरीज। ये आप हमेशा ध्यान रखें, जिस साल भी अटेम्प्ट देने जा रहे हैं उससे 1.5 साल तक की खबरें आपको आनी चाहिए। आप मतलब ये एग्जाम बहुत टिपिकल मामला है, वरना टाइम निकल जाएगा फिर। empowers all beneficiaries under the National Food Security Act. Empowers all beneficiaries under National Food Security Act to obtain their food grains. To obtain their food grains. One nation, one ration card empowers all beneficiaries under the National Food Security Act to obtain their food grains from any fair price shop. Fair price shop क्या होता है? From any fair price shop. भाई यार शुक्र है यार, ऐसे बोल के ना मैडम बताओ आप। मैडम भाई मुझे न्यूज़पेपर वाली क्लास में बड़ा अच्छा वहाँ, मतलब ऐसे ना, ये भिन्न भिन्न कैटेगरी बच्चे ना फिर बोलने लग जाते हैं। अब एमएसपी का क्या मतलब है इससे, वन राशन कार्ड से? हाँ वो क्या, इससे कहाँ लिंक आ गया? मैं आपसे पूछा फेयर प्राइस शॉप कौन सी होती है मैडम? हाँ ठीक है, सरकारी गल्ले की दुकान जो होती है वो होती है फेयर प्राइस शॉप, उसे बोलते हैं। वहीं पे पॉइंट ऑफ सेल लगा होता है जहाँ पे आप अपना वो दिखाते हैं आधार, वो स्कैन करता है और आप उसको आपका राशन एलोकेट करता है। ठीक है, फेयर प्राइस शॉप बोलते हैं जो सरकारी गल्ले की दुकान है, राइट? फ्रॉम एनी फेयर प्राइस शॉप ऑफ देयर चॉइस in the country, in the country by using the same ration card, empowers all beneficiaries under National Food Security Act to obtain their food grains from any fair of their choice in the country by using the same ration card, by using the same ration card. ठीक है, फिर सरकार लेके आई उमंग, यूनिफाइड मोबाइल ऐप फॉर न्यू एज गवर्नेंस, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, उमंग, unified mobile application for new age governance. Yet to improve the ease of access to government services, to improve ease of access to government services.
ईज ऑफ एक्सेस टू गवर्नमेंट सर्विसेज। नेक्स्ट डिजी लॉकर, वो तो आप इस्तेमाल कर ही रहे हैं डिजी लॉकर। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, आफ्टर ई गवर्नेंस सोशल ऑडिट, सोशल ऑडिट विद इन एमजी नरेगा। सोशल ऑडिट विद इन एमजी नरेगा। ठीक है, सोशल ऑडिट विद इन एमजी नरेगा। ठीक है, तो इसमें तो आप ऐड कर सकते हैं कि लोग आते हैं, पार्टिसिपेशन होता है लोगों का, और फिर पता लगाते हैं कि क्या इस तरह से काम हुआ है, और उस पर अपडेट्स लेते हैं, और क्या दिक्कतें हैं फिर उसका निवारण किया जाता है। ठीक है, तो सोशल ऑडिट विद एमजी नरेगा पे आप उसमें लिख सकते हैं सोशल ऑडिट विद इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो ये आपके भिन्न भिन्न एग्जाम्पल्स हैं। तो हमारा अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी में बस हमें वे फॉरवर्ड लिखने की, और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं हम, फिर आपका नेक्स्ट करेंगे हम ई गवर्नेंस। ठीक है, बाकी न्यूज़पेपर में जिसको आना है और जो नहीं भी आ रहा है वो ऑप्शनल वगैरह, तो 25 में जिनको देना है वो ऑप्शनल का सर्च करें कौन सा लेना होना ऑप्शनल। ठीक है, जिससे कि आपको फायदा रहे आगे चल के, ऑनलाइन वाले भी सुन लें। और जिसको अगर आना है कल आ सकते हैं 8 बजे ऑनलाइन में न्यूज़पेपर की क्लास में। जिन्हें 25 में देना है, अगर जो न्यूज़पेपर खुद कर रहे हैं, और अगर जिनको हो नहीं रहा है अगर, तो देख सकते हैं अगर।